नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है जीव विज्ञान का चौथा पार्ट है जो मानव का पाचन तंत्र से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस टॉपिक को समझते हैं, मानव में पाचन तंत्र को। मानव में पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो आहार नाल, कुछ पाचक ग्रंथियां और उससे निकले पाचक रस मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा शामिल होते हैं इसमें? तो आप देख सकते हैं, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचक रस मिल के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। हम बारी बारी से आहार नाल, पाचक ग्रंथियां के बारे में और पाचक रस के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आहार नाल के बारे में कि आहार नाल क्या है। आहार नाल एक कुंडलित रचना है जो मुख गुहा से रेक्टम तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है। आप देख सकते हैं कि यह है मुख गुहा और मुख गुहा से यहाँ से आते हुए देखिए यहाँ कुंडलित जैसी रचना है और ये जाके रेक्टम तक फैला हुआ है। यही आहार नाल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आहार नाल के कुछ भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ जब मुख से भोजन लेते हैं तो मुंह भी इसका आहार नाल का एक भाग है। तो मुख गुहा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रसनी होता है और ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार का होता है। जो कि कंठ द्वार तो हम लोग श्वसन में पढ़ेंगे क्योंकि 2 पाइप होता है, उसमें 2 छिद्र होता है जो कि एक श्वास लेने में और एक खाने में मदद करता है। तो जो कंठ द्वार है उसको हम श्वास नली के में पढ़ेंगे यानी कि श्वसन में पढ़ेंगे, और जो निगल द्वार है उसको हम अभी जानेंगे। निगल द्वार जो है कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। तो ग्रास नली भी एक भाग हो गया इसका। ग्रास नली के बाद देखिए ये अमाशय है जहाँ भोजन का पाचन क्रिया स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। उसके बाद देखिए अमाशय के बाद यहाँ से जो सी आकार का दिखाई दे रहा है ये है छोटी आंत का भाग हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जिसको ग्राहिनी बोलते हैं। छोटी आंत का जो सबसे प्रथम भाग है वो ग्राहिनी है। उसके बाद देखिए ये जो सबसे बड़ा भाग है जेजुनम है, और उसके बाद देखिए यहाँ से छोटा भाग है यहाँ तक, उसको बोलते हैं इलियम। यानी कि छोटी आंत हो गया। और छोटी आंत के देखिए यहाँ पे एकदम कोना पर छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के सिरे पर यानी कि जोड़ पे जहाँ पे जुड़ता है, एक दूसरे से मिलता है, वहाँ पे अपेंडिक्स होता है जो निकला हुआ होता है। अपेंडिक्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा, यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत का एक जोड़ होता है, वहाँ पे जोड़ को सिक्कम बोला जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हो गया। बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोलन और एक रेक्टम। तो कोलन देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऊपरीगामी कोलन, यहाँ से अनुप्रस्थ जा रहा है तो अनुप्रस्थगामी कोलन, और यहाँ से नीचे आ रहा है यानी कि अधोगामी कोलन, और रेक्टम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम है। ये हो गया पूरा आहार नाल की संरचना। अब हम एक एक करके उसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए, आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी है। कितना? 8 से 10 मीटर। आप लोगों को पता होगा कि जो शाकाहारी व्यक्ति होता है, शाकाहारी मानव होता है, उसका आहार नाल बड़ा होता है, और जो मांसाहारी व्यक्ति होता है उसका आहार नाल छोटा होता है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति जो होता है वो सेलुलोज का पाचन करता है,
जबकि मांसाहारी व्यक्ति सेलुलोज का पाचन नहीं करता। सेलुलोज को पाचन करने के लिए आहार नाल लंबी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई हो गया। पूछता है क्वेश्चन कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो 8 से 10 मीटर है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, अब पूछा गया है। नेक्स्ट है आहार नाल के भाग। सबसे पहले मुख गुहा आता है ना। सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी के बारे में, ग्रास नली के बारे में, अमाशय के बारे में, फिर यहाँ देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुख गुहा चलते हैं। मुख गुहा की संरचना कैसी है और क्या है। मुख गुहा 2 जबड़ों के बीच स्थित होता है और उसमें जीभ एवं दांत होते हैं। मुख गुहा 2 जबड़ों के बीच स्थित होता है और उसमें क्या होता है, जीभ और दांत होते हैं। मुंह को बंद करने के लिए 2 ऊपर और नीचे होस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये मुख गुहा के बारे में कुछ हो गया। नेक्स्ट है मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। तो जीभ के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जीभ क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि ये है जीभ की आकृति। ये जीभ की आकृति है। जीभ जो है वो पेशियों से निर्मित होता है, यह एक पेशियां हैं और ये जो है वो कहीं पूरा के पूरा कहीं ज्वाइंट नहीं होता है, अंदर में जाके कहीं से लगा हुआ नहीं रहता है। सिर्फ एक टॉन्सिल होता है इसमें, टॉन्सिल जो कहीं ना कहीं एक जगह जुटा हुआ रहता है और बाकी जीभ जो होते हैं ऐसे स्वतंत्र होते हैं। यानी कि जीभ को अगर पकड़ कर खींच दिया जाए तो निकल भी सकता है। अब देखिए कि जब भी आप लोग को डॉक्टर के बारे में सुने होंगे कि डॉक्टर जब भी बोलता है खांसी अगर हो जाता है आपको तो जीभ बाहर आने लगता है, तो वही क्या होता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है। जब खांसी होता है तो जीभ क्या होता है, कुछ बाहर आने लगता है, तो कहते हैं डॉक्टर बोलते हैं टॉन्सिल बढ़ गया है, इसका इलाज करवाइए। तो वही हम लोग खांसी का दवा खाते हैं तो टॉन्सिल जो होता है वो फिर सिकुड़ कर अपने स्थिति में आ जाती है। ये देखिए दांत जो जीभ है उस पर कुछ, जीभ के ऊपरी सतह पर कुछ अंकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंकुर। अंकुर पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां। स्वाद कलियां भी कहा जाता है। ये स्वाद कलियां विभिन्न स्वादों का अनुभव दिलाती है हमें। सबसे पहले देखिए जो बाहरी भाग है, ये देखिए ये बाहरी भाग है और ये सबसे पिछला भाग है। तो ये बाहरी भाग जो है इसमें हमको मीठा का अनुभव होता है, उसके बाद वाले में नमकीन का, उसके बाद वाले में खट्टा, उसके बाद वाले में कड़वा का अनुभव होता है। इस प्रकार से हम लोग को जीभ पर अनुभव होता है। क्या क्या, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। जस्ट यहाँ जीभ के सबसे बाहरी सतह पर कौन सा, मीठा, उसके बाद नमकीन, उसके बाद खट्टा और उसके बाद कड़वा का अनुभव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इस पे कुछ जो नीचे से कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो लार के द्वारा, जो लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। देखिए लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार का होता है, हम आगे बताएंगे। 1, 2, 3 प्रकार के लार ग्रंथियाँ होती है जिससे एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन को लपेट कर अंदर भेजने में मदद करते हैं। वो लार ग्रंथियाँ कौन कौन है इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। मुख गुहा में जो दांत है उसके बाद हम लोग जानेंगे उसको। चलिए ये हो गया जीभ के बारे में। अब चलते हैं दांत के बारे में। दांत जो होते हैं मनुष्य में मुंह के दोनों जबड़ों, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के बीच स्थित होते हैं। मुख गुहा में दांत दोनों जबड़ों के बीच में स्थित होते हैं। ये दांत जो होते हैं वो
4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर यानी कि कतरनक, जो काटने वाला होता है। क्या होता है? काटने वाला दांत, किसी चीज़ को काटता है। दूसरा कैनाइन यानी कि भेदक, इसको बोलते हैं चीरने या फाड़ने वाला, इसको बोलते हैं। और जो प्रीमोलर और मोलर है वो दोनों चबाने और पीसने में मदद करते हैं। दांत के कुछ आकृति जान लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये जबड़ा है और इसमें एक दांत ऐसे निकला हुआ है, तो दांत के जो शीर्ष भाग होते हैं उस शीर्ष भाग को सिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिर या शिखर बोला जाता है। और दांत के जो नीचे जो जबड़े में धंसे हुए जो भाग होते हैं उसे जड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जड़ या रूट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और जो सिर और जड़ के बीच वाले जो भाग हैं, ये वाला, उसको ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा या गर्दन, जिसको ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सर वाले को सर बोलते हैं, सर या शिखर। बीच वाले को ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं, और नीचे वाले जो भाग हैं उसको क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। ये दांत जो होते हैं उनका क्या काम है आप लोग देख लिए, काटने वाला, फाड़ने वाला और चबाने और पीसने वाला होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ये वयस्क मनुष्य में कितना होता है और बच्चों में कितना होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग बच्चों में, कि बच्चों में जो होते हैं, जो 6 साल या 8 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें कितने दांत होते हैं। तो ये इसका दंत सूत्र जो होता है बच्चों में, बच्चों का दांत, जिसे दूध का दांत भी बोला जाता है, मिल्क टीथ, इसका जो सूत्र होता है 2102 और 2102। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सीरियल नंबर से चलेंगे, ये हो गया सबसे पहले क्या है? इंसाइजर, तो ये हो गया इंसाइजर। इसके बाद देखिए कैनाइन है, तो ये हो जाएगा कैनाइन। ये हो जाएगा क्या? प्रीमोलर, और ये हो जाएगा मोलर। ठीक है, इंसाइजर दांतों की संख्या 2, कैनाइन 1, फिर 0 अग्र चवर्णक, और फिर मोलर यानी चवर्णक कितना? 2 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये देखिए जब दांत होते हैं तो ये 2 गो दांत जो लिखा हुआ है वो 2 दांत जो है एक सिरा का बताया जा रहा है। यानी कि दांत जो होता है इस प्रकार से, अगर दांत दांत जो होता है वो यहाँ से हम बांट देते हैं। तो जो बताया जा रहा है कि 2 दांत बच्चों में, दंत सूत्र में यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 मानते हैं इस सिरा से, नहीं तो इस सिरा से, कोई एक ही सिरा से होगा। तो मान के चलते हैं कि जब 2 इस से है तो 2 इससे भी होगा, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसके लिए सीधा कितना से गुना करना पड़ता है? 2 से। अब देखिए कि जब 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 इसमें भी तो होगा और 2 इसमें भी होगा, इसलिए नीचे वाला को नीचे लिखे हैं। यानी नीचे वाले दंत सूत्र नीचे वाले जबड़े का दांत के बारे में नीचे लिखे हैं और ऊपर वाले जबड़े के दांत के बारे में ऊपर लिखे हैं। तो 2102 जो हुआ वो इधर से हुआ, तो 2102 इधर से भी तो होगा, और जब 2102 उधर से है तो इधर से भी होगा। ऐसे होता है, इसीलिए 2102 और 2102 लिख के और 2 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि दांत कितने हुए। तो आप लोग बताइए कि बच्चों में दांत जो है, इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी हुई? इंसाइजर दांतों की संख्या यानी कतरनक दांतों के, काटने वाले दांतों की संख्या कितना हुआ बच्चों में? तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 और 2 4, 4 दूनी के 8, कितना?
8 दांत हो गया। इंसाइजर दांतों की संख्या कितना 8, 2 2 4 और 4 दूनी के 8 दांत हो गए। इसके बाद देखिए कैनाइन यानी कि भेदक दांतों की संख्या कितनी है, तो देखिए भेदक है ये 1 अब 1 2 और 2 दूनी के 4, तो भेदक दांतों की संख्या कितना हो गया 4। उसके बाद देखिए प्रीमोलर दांतों की संख्या, तो 0 और 0, 0 प्लस 0 0 और 0 में 2 सुकून होगा तो कितना 0, तो इसकी संख्या कितना है 0। उसके बाद देखिए चवर्णक दांतों की संख्या 2 और 2 4, 4 दूनी के 8, ये हो गया बच्चों में दांत। तो बच्चों में टोटल कितने दांत हुए 8 और 8 16 और 4 कितना 20 दांत हुए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कौन सा ऐसा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्री मोलर की संख्या कितना है 0 है, यानी इसका मतलब है कि प्री मोलर दांत जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता होगा। क्लियर है। ये हो गया बच्चों के दंत सूत्र कि कौन कौन से दांत कितने होते हैं, याद करने वाले हैं। ये इंसाइजर जो होता है 8 होता है, कैनाइन 4, प्री मोलर 0 और मोलर जो होते हैं कितना होते हैं 8 होते हैं। चलिए अब वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या के बारे में चलते हैं। वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र कितना है 21 23 बाई 21 23 गुना 2। जिस तरीका से बच्चों का दंत सूत्र में हम लोग चले थे ठीक उसी प्रकार से हम लोग वयस्क में भी चलेंगे। तो देखिए इंसाइजर दांतों, इसको इंसाइजर बोलेंगे, इसको कैनाइन, इसको प्रीमोलर और इसको मोलर बोलेंगे। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है कि वयस्क मनुष्य में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी इंसाइजर मतलब कतरनक यानी काटने वाला। तो चलते हैं 2 और 2 4, 4 दूनी के 8, यानी कि इंसाइजर दांतों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 और 1 2, कौन सा कैनाइन दांतों की संख्या 1 और 1 2, 2 दूनी के 4, यानी कैनाइन दांतों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गए। उसके बाद देखिए अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर दांतों की संख्या 2 और 2 4 और 4 दूनी के 8। अब देखिए चवर्णक दांतों की संख्या 3 और 3 6, 6 दूनी के 12, ये हो गया चवर्णक दांतों की संख्या। अब आप जोड़ सकते हैं कि 12 और 8 20, 20 और 12 कितना होता है 32। टोटल कितने दांत हो गए 32 दांत हुए। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। कौन कौन सा कितना कितना होता है वो लिखा हुआ है। काटने वाला यानी कतरनक दांतों की संख्या 8, भेदक दांतों की संख्या 4, अग्र चवर्णक 8 और चवर्णक जो है वो 12 है संख्या में। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं दांत की संरचना के बारे में कि दांत की संरचना कैसी होती है। ये कुछ दांत की संरचना हम बनाए हैं। इसमें देखिए सबसे दांत के जो अंदर वाले भाग होते हैं, एक दांत लीजिए और उसका सबसे अंदर वाला भाग पे चाहिए, उस जो कहलाता है वो मज्जा गुहा कहलाता है। यानी कि सबसे जो अंदर वाला भाग हुआ क्या कहलाएगा मज्जा गुहा। इसको पल्प कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पल्प कैविटी, इंग्लिश में मज्जा गुहा बोला जाता है। और मज्जा गुहा के ऊपर एक अस्थि होता है, हड्डी होता है जिसको दंतास्थि कहते हैं। तो मज्जा गुहा के ऊपर देखिए ये अस्थि है, ये क्या है जिसको दंतास्थि बोलेंगे, दंतास्थि या डेंटाइन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है डेंटाइन बोला जाता है। क्लियर है। डेंटाइन जो होता है वो दांत का अधिकांश भाग होता है, यानी कि जो हड्डी हुआ दंतास्थि हुआ वो दांत का अधिकांश भाग निर्माण करता है। कौन दंतास्थि। ये बहुत ही मजबूत होता है और कड़ा होता है। इसके ऊपर में दंतास्थि के ऊपर में
एक परत होता है जिसे हम लोग एनामेल का परत कहते हैं। यह परत जो होता है वो बाहरी अम्ल से या कवक बैक्टीरिया से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया दांत का आंतरिक संरचना। सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के ऊपर क्या होता है? दंतास्थि या डेंटाइन होते हैं, और डेंटाइन के ऊपर एक परत जगह होता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसे एनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनामेल। ये दंतास्थि या डेंटाइन का रंग जो होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? पीला। अब चलते हैं हम लोग दंतास्थि क्षय कैसे होता है। जब हम लोग कुछ खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो दांत ना साफा करने की वजह से हम लोग के दांतों के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का परत जम जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? शक्कर होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? शक्कर। तो शक्कर जब दांतों पर लग जाता है तो उसको छोड़ देने से उस पर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है उस शक्कर से अभिक्रिया कर लेता है। बैक्टीरिया किससे करता है? ग्लूकोज या शक्कर से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके वह अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अम्ल का। जो है वो किससे अभिक्रिया करता है? शक्कर से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। यह अम्ल जो होता है वो दांतों के एनामेल के परत को नष्ट कर देता है। एनामेल क्या करता है? दांत को सुरक्षा प्रदान करता है, एक यह परत का काम करता है। तो जो अम्ल जो है वो एनामेल के परत को क्या करता है? नष्ट कर देता है, और क्या हो जाता है कि दांत में वहाँ छिद्र हो जाता है। दांत में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है, जिसके कारण से जो दांत में होते हैं वो दर्द होने लगते हैं। और इसी दांत में जो छिद्र होता है उसी को कहते हैं दंतास्थि क्षय, यानी कि दंत का क्षय होना। ठीक है, अब देखिए कि जब भी दांत पे जब बैक्टीरिया जो अम्ल से क्रिया कर शक्कर से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है, तो उसको साफ नहीं करने से, दांत को साफ नहीं करने से उस पर एक परत जम जाता है। क्या जम जाता है? परत जम जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहा जाता है। उस परत को क्या बोलते हैं? दंत प्लाक। और जो क्षय होता है, दांत को अंदर छिद्र कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? दंतास्थि क्षय बोलते हैं, यानी कि दांत का क्षय होना, गिरना। लार ग्रंथि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पैरोटिड ग्रंथि, सैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? पैरोटिड ग्रंथि होता है। ठीक है, अब देखिए कि पैरोटिड ग्रंथि जो होता है ऊपर में पाया जाता है, बाकी जो है वो नीचे में पाए जाते हैं, यहाँ पे जो जीभ को लार की प्राप्ति कराते हैं। ठीक है, ये जो इससे जो लार निकलता है, सलीवा निकलता है, वो सलीवा भोजन को लपेटकर अंदर आहार नाल में भेजने का काम करता है। तो चलिए, ये हो गया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के आगे है आहार नाल के बारे में, जो ग्रसनिस पर चलते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र। एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार आगे की ओर ग्रास नली में खुलता है। कहाँ?
आगे की ओर और कंठ द्वार पीछे की ओर श्वास नली में खुलता है। क्या होता है, मुख गुहा का इस प्रकार से जो आकृति है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे दो प्रकार के पाइप पाए जाते हैं। इस तरीक़ा से दो प्रकार के पाइप पाए जाते हैं। आगे वाला जो पाइप है, आगे वाला जो नली है वो ग्रास नली कहलाता है और पीछे वाला जो नली होता है वो श्वास नली कहलाता है। अब देखिए कि ग्रास नली और श्वास नली के बीच में एक चपटी ढक्कन की तरह रहता है, इस तरीक़ा से। ऐसे समझेंगे इसको। एक ग्रास नली और श्वास नली के मोड़ पे, जोड़ पर एक चपटा, एक ढक्कन होता है जिसको इपीग्लोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिक्स। ये क्या करता है कि जैसी भोजन आता है इस तरीक़ा से रहता है। देखिए ये हो गया, आपको मानते हैं श्वास नली, और ये हो गया ग्रास नली। ठीक है, ये ग्रास नली और ये श्वास नली। आगे वाला ग्रास नली, पीछे वाला श्वास नली होता है। तो ये क्या करता है, ऐसे रहता है, इस तरीक़ा से ढका हुआ रहता है ऐसे। जब भी हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो श्वास जो होता है इसके सहारे जाता है। श्वास किसके सहारे जाता है? ऐसे जाता है। और श्वास जो होता है कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो वो जो है इपीग्लोटिक्स जो है वो इस प्रकार ना हो करके फिर इस प्रकार हो जाता है, यानी कि श्वास नली को ढक देता है। और श्वास नली को ढकने से क्या होगा, ग्रास नली जो होता है वो खुल जाता है, जिससे भोजन कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। जैसी भोजन आगे अंदर जाता है ग्रास नली में, वो पुनः फिर इस तरीक़ा से इसे बंद कर देता है ताकि श्वास कहाँ जाए? श्वास नली में जाए। आप लोग समझ गए? इसको नहीं समझे तो फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए इसको। ये हो गया श्वास नली और ग्रास नली के बारे में। श्वास नली जो होता है वो हम लोग श्वसन वाले भाग में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रास नली। भोजन जब ग्रास नली में पहुंचता है, यहाँ से लार से सना हुआ भोजन पहुंचता है, क्योंकि यहाँ लार सलीवा से ढेर सारे एंजाइम्स निकलते हैं लार ग्रंथि से, और यहाँ भोजन को क्या करते हैं? लपेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इसमें कुछ पाचन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, स्टार्च का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? मुख गुहा में ही होता है, स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है? मुख गुहा में। किससे? लार ग्रंथि से निकले हुए एंजाइम्स से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जनरल कंपटीशन में भी पूछ देता है कि जो स्टार्च का पाचन होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली पहुँचता है। ग्रास नली से कैसे पहुँचता है? तो निगल द्वार जो है कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। तो निगल द्वार से कहाँ पहुँचा? ग्रास नली में। तो ग्रास नली में पहुँचा, यहाँ आहार नाल है। देखिए ग्रास नली के बाद देखिए आहार नाल है। आहार नाल जो होता है वो इस तरीक़ा से करते हुए नीचे चला जाता है, यानी कि संकुचित होता है और शिथिलित होता है। संकुचित होता है यानी फैलाव और संकुचन होते रहता है। जैसे भोजन के कण आता है उसमें वाइब्रेट होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, संकुचन और फैलाव होने लगता है, जिससे भोजन ऐसे इस तरीक़ा से फैलते हुए नीचे घसकता है। ठीक है, जब इसको घसकता है तो उस संकुचन और शिथिलन को कर्मानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन कहा जाता है। यानी कि आहार नाल में शिथिलन और संकुचन को, क्रमबद्ध शिथिलन और संकुचन को क्या कहा जाता है? कर्मानुकुंचन कहा जाता
है। क्लियर है। चलिए, जैसे आहार नाल इस कर्मानुकुंचन के सहारे, शिथिलन और संकुचन के सहारे कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँचता है। तो हम लोग अब चलते हैं, आमाशय में भोजन आ जाता है तो उसमें क्या क्या होता है। चलिए, आमाशय। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है। आमाशय चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जो उदर गुहा से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में विस्तृत होता है। उदर गुहा के बाईं ओर से, देखिए यहाँ पे बाईं ओर है, इसे ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा? बाईं ओर इधर होगा, दाईं ओर इधर होगा। तो बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे बाहरी वाले भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक। सबसे बाहरी वाले भाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। और बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? फोन्डिक कहा जाता है। और सबसे किनारे वाले भाग को, अंतिम भाग जो है पीछे वाले भाग को क्या बोला जाता है? पाइलोरिक कहा जाता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फोन्डिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फोन्डिक और पाइलोरिक। ठीक है। आमाशय के दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका की संरचना पाई जाती है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, आमाशय के दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है। और इसी कोशिकाओं के बीच में जहाँ जहाँ जगह बच रहा है उसके बीच में जठर रस का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? जठर रस का निर्माण होता है। ये जठर रस कौन कौन से होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस जठर रस का निर्माण में देखिए क्या क्या होता है, कहाँ से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं से म्यूकस का स्राव होता है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? म्यूकस का स्राव होता है। ये सब जठर रस के भाग हैं। भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं से, भीतीय या अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, HCl का स्राव होता है। नेक्स्ट है, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाओं से पेप्सिनोजन का स्राव होता है। मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? पेप्सिनोजन का स्राव होता है। ये जो पेप्सिनोजन है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय पेप्सिनोजन कहलाता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन HCl से अभिक्रिया करता है और पेप्सिन बना लेता है। क्या बना लेता है? पेप्सिन। पेप्सिनोजन जो है HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? पेप्सिन बनाता है। और जो पेप्सिन है वह प्रोटीन से क्रिया करता है। पेप्सिन जो है किससे क्रिया करता है? प्रोटीन से। और क्या बनाता है? पेप्टोन बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन से क्रिया करके क्या बनाता है? पेप्टोन बनाता है। या फिर से समझेंगे कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो है HCl से प्रतिक्रिया करके पेप्सिन बनाता है और वही पेप्सिन प्रोटीन से क्रिया करके पेप्टोन का निर्माण करता है। यहाँ पे अमाशय में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। वहाँ तो दिखाए थे स्टार्च का पाचन हुआ था, यहाँ भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। और प्रारंभ होने के कारण यहाँ पे देखिए कि जो वसा है या प्रोटीन है उन सब का पाचन हो रहा है रहता है। दिन भर में कम से कम 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है इसके दीवार से।
तो रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। अब मानते हैं कि कोई व्यक्ति जो होता है 1 से 2 दिन तक खाना नहीं खाता है, तो खाना नहीं खाने के कारण उस पर क्या होता है? म्यूकस का स्राव क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो जाएगा तो HCl और पेप्सिनोजन का स्राव तो होते ही रहेगा। तो HCl का जब अधिक स्राव हो जाता है तो क्या होता है? इसमें जख्म टाइप के, घाव टाइप को हो जाते हैं, गोलाकार आकृति ऐसे आ जाता है दीवार पे, इस तरीक़ा से गोलाकार आकृति आ जाता है इसमें। उसी को बोला जाता है अल्सर। वो कौन सा रोग होता है? अल्सर रोग, जिसको पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। अमाशय के दीवार पर घाव जैसी संरचना होती है जो HCl के अधिक स्राव के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। क्या? पेप्टिक अल्सर। ये कैसे होता है? तो HCl के अधिक स्राव होने के कारण जब मनुष्य भूखा रहता है 2 से 3 दिन तक तो म्यूकस का स्राव नहीं हो पाता है, जिसके कारण HCl का स्राव अधिक बढ़ जाता है और उसी में क्या होता है? घाव हो जाता है, गोलाकार टाइप की कुछ आकृति बन जाती है, संरचना हो जाती है, जिसको जख्म या घाव बोलते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। ये कहाँ होता है? अमाशय में होता है। क्लियर है? ये हो गया अमाशय। यहाँ से भोजन पाचन स्टार्ट होता है। भोजन के पाचन में स्टार्ट होता है तो क्या क्या इसमें होता है वो देखिएगा। सबसे पहला प्रतिक्रिया तो ये हुआ कि पेप्सिन जो है प्रोटीन से क्रिया करके पेप्टोन का निर्माण किया। इसमें वसा का भी पाचन होता है, तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा पर प्रतिक्रिया करके वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। लाइपेज एंजाइम जो है वसा प्रक्रिया करके वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। यहाँ वसा का भी पाचन होता है। अमाशय में भोजन पाचन के बाद भोजन की आकृति गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। और वही काइम ये देखिए पाइलोरिक भाग के सहारे, किस भाग के सहारे? पाइलोरिक भाग के सहारे छोटी आंत में प्रवेश करता है। देखिए पित्ताशय के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्रहणी, ये ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो ग्रहणी जो भाग है वो किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। क्लियर है? वीडियो क्या बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगला वीडियो जो बनाएंगे पार्ट 2 में, ये पाचन तंत्र पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 में जो बनाएंगे तो उसमें हम छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत और अग्नाशय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।